नमस्कार, जय हिंद। पीछे इमेज आप देख रहे होंगे और आप देख रहे होंगे कि कैसे देख रहा है विनोद भी कि हलवा बांटा जा रहा है और हलवा खाया जा रहा है। जी हाँ, ये हलवा सेरेमनी हर बजट के पहले की जाती है और इस हलवा सेरेमनी को कुछ ऑस्पिशियस भी मानते हैं, इसलिए भी कर लेते हैं और ये कन्वेंशन बन चुका है। हलवा सेरेमनी के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री में ताला लग जाता है। ताला लगने का ये मतलब है कि अब सारी चीजें एकदम कॉन्फिडेंशियल है और जब तक अब बजट सामने वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर ना रख दे, तब तक कोई गतिविधि अब नहीं दिखेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, सब आराम करेंगे। हलवा खाने के बाद आराम चालू है। पर आइए समझते हैं कि ये जो मेरा बजट है, आखिर ये टर्म है क्या? कहां लिखा? बजट एज अ टर्म मेंशन्ड कहीं पे भी नहीं है। पर जो मेंशन्ड है वो क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिएगा, आर्टिकल 112 बोलता है बजट इज नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो टर्म बजट है इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये टर्म बजट मेंशन नहीं है, फिर भी हम सब लोग बजट ही जानते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इसमें आपको दिखता है कि एक साल में सरकार के पास कितना रिसीट हुआ, कितना खर्चा हुआ, इसका ये पूरा ढांचा है। यूनियन बजट को अगर मैं दो प्रकार से डिवाइड कर सकूं तो इसको जो डिवीजन की श्रेणी में कटता है वो है एक रेवेन्यू बजट है, जिसमें आप टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू ये सब दिखाते हैं, एक्सपेंडिचर दिखाते हैं आप रेवेन्यू पार्ट पर। और एक कैपिटल बजट होता है जिसमें कि आप कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। तो दो भाग में इसको बांटा जाता है, एक है मेरा रेवेन्यू पार्ट बजट का, एक है मेरा कैपिटल पार्ट बजट का। कैपिटल पार्ट का मतलब ही है कि कुछ बनाने की बात है, क्रेडिट बनाने की बात है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात है। रेवेन्यू की बात एक तरह से खर्चा है, जो सैलरीज हैं, अलाउंसेस है, वो इसी से जाती है। अब समझना यह भी है कि आखिर इस बजट में क्या क्या चीजें लिखी होती हैं। तो आइए दिखाया जा रहा है आपको, और ये क्वेश्चन के बहुत बड़े स्रोत बनते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि आखिर बजट में क्या है। समझिएगा, बजट में एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट है जो पैसा आपको आया, वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू, आप क्या करके रेवेन्यू रेज कर रहे हैं वो भी आपको बताना है, एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर आपको देना है, एक्चुअल रिसीट और एक्सपेंडिचर आपको देखना है क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर का जो एक्चुअल है। आप देखेंगे एई लिखा रहता है, वो एई क्या है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो आपको दिखाना है। क्या डेफिसिट रहा, क्या सरप्लस रहा, आपको ये बताना है। इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसी आपको बतानी है आगे आने वाले समय की। टैक्सेशन प्रपोजल, प्रोस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू आगे आने वाले समय का आपको बताना है। यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स, फी और अदर सोर्सेज भी लिखे रहते हैं। बजट ऑल्सो यूजुअली इंक्लूड्स एस्टिमेट्स फॉर डेट एंड डेफिसिट। यहां डेफिसिट का भी आपका चर्चा रहेगा कि देखो मैं इतना डेफिसिट लेकर काम कर रहा हूं। तो इसका मतलब है दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट टू द पब्लिक कि अगले साल आपके साथ ये टैक्सेशन, ये पॉलिसीज, ये स्कीम्स होने वाली हैं। हम इसमें इतना खर्चा करना चाहते हैं और हम अनुमान लगाते हैं कि इतना पैसा मेरे पास आएगा, इतना रिसीट मेरे पास होगा और इतना मैं एक्सपेंडिचर करूंगा। और इन दोनों के बीच का अगर भेद निकालें तो एक्सपेंडिचर आप ज्यादा करते हैं क्योंकि डेफिसिट हमारे सिस्टम में चलता हुआ दिखता है। तो खर्चा ज्यादा करते हैं ताकि बूस्ट हो सके, हम लोन के आधार पे हम बहुत ज्यादा खर्चा कर लेते हैं, इसीलिए हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। खैर यही नहीं, बजट की बात करें थे, आपको बता दें प्रिपरेशन ऑफ बजट में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से संबंध है, ये नोडल बॉडी है जो कि प्रिपेयर करता है बजट को, याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। बजट फॉर अ ईयर इज प्रिपेयर्ड बाय द बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये बजट डिवीजन बनाता है, बजट डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है आपका, वो बनाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का। इट इज प्रिपेयर्ड ब्रॉडली ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। ये एक डिटेल्ड एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स के ऊपर बनता है फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज एक्सेट्रा। और बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, मतलब हर मिनिस्ट्री एक अपना अनुमान भेजती है कि देखिए हमें इतना खर्चा करना है, इतना बजट हमें चाहिए, तो वो अपना डिमांड भेजती है ग्रांट के लिए कि हमें इतना ग्रांट दो। उसके हिसाब से आपका बजट तैयार होता है। बजट कैश बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। इसका मतलब है व्हाटएवर इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्चुअली रिसीव्ड और पेड अंडर द प्रॉपर सैंक्शन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, कितना आपको पैसा चाहिए उसके हिसाब से ये प्रिपेयर होता है। तो ये आपका प्रिपरेशन ऑफ बजट है। आप समझिएगा, मैं दो फैक्ट आपको देना चाहता हूं, प्री 1947 और पोस्ट 1947। अगर आप 1947 के पहले जा रहे हैं, पहली बार बजट जो इंट्रोड्यूस किया गया था 7 अप्रैल 1860 को किया गया था, 2 years आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। फर्स्ट फाइनेंस मेंबर उस समय वो जेम्स विल्सन थे जो प्रेजेंट किए थे। अगर आप 1947-48 की बात कर रहे हैं तो लियाकत अली खान थे जो कि हमारे इंटरिम गवर्नमेंट के समय बजट पेश करते 47-48। तुरंत आप देखेंगे, अगर हम इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, इंडिया फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर श्री आर के शनमुखम चेत्ती ये प्रेजेंट करते हैं फर्स्ट बजट 26 नवंबर 1947। मतलब यहां के तुरंत बाद आप जब आजाद हो जा रहे हैं, 26 नवंबर 1947 में हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ बजट हैज इवॉल्व्ड एंड इमर्ज्ड एज अ क्रूशियल टूल फॉर पब्लिक फाइनेंस, और ये आज तक चलता हुआ आ रहा है। अब आपके लिए एक सवाल है, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा
कि रेलवे बजट को कब मर्ज किया गया है हमारे जनरल बजट के साथ। जनरल बजट को कब मर्ज कर दिया गया या रेलवे बजट को कब मर्ज कर दिया गया जनरल बजट के साथ, आप हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे। साथ ही मैं आपको बता दें तरीका, बजट अगर लाना है तो आर्टिकल 112 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको इसको लाने के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आर्टिकल 113 भी पढ़ना पड़ेगा, जहां पे रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जरूरी होता है। तो प्रेसिडेंट जब रिकमेंड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी मतलब गवर्नमेंट के ही लोग या मिनिस्टर इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं बजट को, जिसके ऊपर एक जनरल डिस्कशन होता है। ये जनरल डिस्कशन दोनों ही आपके सदन में या दोनों ही आपके लोकसभा राज्यसभा में होता है। इसके बाद इसको भेजा जाता है स्क्रूटनी के लिए, ताकि सारी स्टैंडिंग कमिटीज जो हैं, जिनका काम है कि डिमांड्स को जांच करें, ग्रांट्स कितना है का जांच करें, पिछले साल आपने क्या किया जांच के, ये स्क्रूटनी होती है और वो अपना रिपोर्ट देती है। इसके बाद एक डिटेल्ड डिस्कशन होता है लोकसभा में, डिमांड पे वोटिंग होती है और लोकसभा से चीज चली जाती है राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास भले ही स्क्रूटनी का टाइम रहा हो, भले ही उसने भी डिस्कशन किया हो, पर अगर लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में मनी बिल या ये बजट जाता है तो बहुत ज्यादा पावर नहीं होता राज्यसभा के पास। राज्यसभा को बस वोट करना होता है, या तो उसको पास कर सकती है या वो नहीं कर सकती है या कुछ अमेंडमेंट बोल सकती है। पर किसी भी केस में ये चीज जैसे ही लोकसभा में वापस आएगी, लोकसभा चाहे तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में इसको चालू कर दे या भेज दे, या फिर मॉडिफाइड फॉर्म में भेज दे, या फिर अगर 14 दिन में भी नहीं भेजा गया, राज्यसभा ने वापस बिल नहीं भेजा, तो इसको पास मान लिया जाता है और ये सीधे पहुंचता है एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंशियल बिल पास होके सीधे पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट वहां पे अपना मोहर लगाते हैं, साइन करते हैं। तो ये प्रोसेस है मेरा, जो पूरा एप्रोप्रिएशन और फाइनेंशियल बिल बनता है या मेरा बजट बनता है, ये उसकी कहानी थी। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जनरल बजट और मेरा जो रेलवे बजट इसमें मिला दिया गया वो कब हुआ। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, आप ये भी नीचे कमेंट करके बताइए। आपकी इकोनॉमी को थोड़ा चेक करना है। साथ ही मैं आपको बता दें, ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों के लिए और समझने के लिए 23,999 में आप 15 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको एक से एक चीजें पढ़ाई जाएंगी यहाँ पे। साथ ही में ऑप्शनल चल रहा है, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, आंख बंद करके सीधे जुड़ जाइए। जियो म्यूजिक का कोर्स है, आपको फायदा मिलेगा। हमारे 3 बैचेस हैं, अचीवर समिट और शिखर बैच है, आप इसमें भी जुड़ सकते हैं और अपना पूरा फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे नीव बैच 2026 के लिए है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं और सीएमसी कोड लगाकर आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। आइकॉनिक बैच भी आपको मिल रहा है, जिसमें कि आपको ऑफलाइन की भी क्लासेस मिलती हैं अब। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। जरूर इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।